नमस्कार, मधुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रहते हुए विधायक के रूप में चुने गए और अब जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेश सोनकर की। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के स्टूडियो में। मैं आपको बताऊं कि राजेश जी ने जिला अध्यक्ष रहते हुए मध्य प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उपचुनावों में उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई और जिला अध्यक्ष रहते हुए तुलसी सिलावट को विधायक और अब देखा जाए तो मंत्री के तौर पर भी काबिज करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राजेश जी, किस तरह की भूमिका थी? जिला अध्यक्ष रहते हुए एक उपचुनाव की जिम्मेदारियां थी और बड़ी जिम्मेदारी जिसे कहा जा सकता है, कैसे निभाई? मैं समझता हूँ हेमंत जी, पार्टी कार्यकर्ता के नाते चुनाव को जीतना ये हर पार्टी के कार्यकर्ता की पहली जवाबदारी होती है। और चूँकि पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष के नाते की जवाबदारी दी थी और पार्टी कार्यकर्ता के नाते तो सब में ही जवाबदारी अपनी बनी जाती है कि चुनाव अगर हैं तो पार्टी को जीत दिलाना है, कमल खिलाना है, और सिर्फ मात्र एक ही लक्ष्य उस समय कार्यकर्ता का होता है। और उसी जुनून के साथ में, उसी वेग के साथ में काम करने में लगे थे कि 1.5 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में फिर बनी थी। जो एक सपना था मध्य प्रदेश की जनता का, अपने आप को जो छला हुआ और ठगा महसूस कर रहे थे, लोगों को ऐसा लगा था कि शायद ईश्वर ने उनको एक बार फिर अवसर दिया है कि मध्य प्रदेश में फिर विकास की लहर उसी तेजी से दौड़े, जो विकास का पहिया उसी तेजी से दौड़े। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई थी, वो सब योजनाओं का लाभ फिर जनता को मिले। तो ये चाहत जनता के भी मन में थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उस गाड़ी को, उस रथ को और तेजी से आगे बढ़ाना है। इसलिए चुनाव हमको जीतना है और उसके लिए पूरी तन्मयता के साथ में हर कार्यकर्ता के साथ, उनकी क्षमता के साथ हम लगे। अभी फिलहाल किस तरह की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? जिला अध्यक्ष रहते हुए किन किन गतिविधियों में व्यस्त हैं आप? अभी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अभी भी हमने जो लगातार 20 दिन तक एक जो पखवाड़ा हमने बनाया है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हम सेवा समर्पण अभियान के माध्यम से पूरे देश में मनाए। हर कार्यकर्ता को हमने अपने अपने मतदान केंद्रों पर, अपने अपने मंडलों में सेवा संगठन के माध्यम से रचनात्मक कार्य और ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों की जवाबदारी दी थी, जिसमें वृक्षारोपण को भी प्रमुखता से हमने हर मंडलों में, जिले के हमारे 15 मंडल हैं, पूरे 15 मंडलों में हमने नमो उपवन बनाए। नमो उपवन में हमने, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्म दिवस था ये, तो हमने हर उपवन में 71 पौधे लगाने का ऐसा लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा था। तो सभी मंडलों में नमो उपवन भी बने। नमो उपवन के साथ साथ हमने स्वच्छता अभियान को भी बहुत प्रमुखता से चलाया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर सबसे बड़ा कोई लक्ष्य अगर उन्होंने रखा था, उनका जो विजन उनके रूप में उन्होंने जो बात करी थी कि मैं गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि गांधी जी को देने के लिए स्वराज्य का जो एक नारा था माननीय हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी का, उसको पूरा करने का जो बीड़ा उन्होंने अपने हाथ में उठाया था, इसलिए देश की जनता के सामने स्वच्छता अभियान को उन्होंने प्रमुखता से रखा था। और आज उस काम को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो हमने भी इस सेवा समर्पण अभियान के माध्यम से स्वच्छता अभियान को प्रमुखता से हमारे ग्राम केंद्रों तक, जहाँ पर भी कोई ऐसे जल स्रोत हैं जहाँ पर किसी कारण से गंदगी है या कचरा है, प्लास्टिक की पन्नियाँ कई बार उसमें जाने अनजाने में चली जाती हैं, जल स्रोत बंद हो गए हैं, लेकिन उनका उपयोग हो सकता है। ऐसे स्थान पर हमारे स्वयं कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने स्वयं के द्वारा वहाँ पे स्वच्छता में हिस्सा लिया, साफ सफाई किया, उन जल स्रोतों को वापस पुनर्जीवित करने का हमने काम किया, ताकि वहाँ पे रहने वाला जो जनता है, पब्लिक है, उसको उसका लाभ मिले। तो इस प्रकार के काम हमने लगातार इस अभियान के माध्यम से किए हैं। डॉक्टर राजेश सोनकर
पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में भी रहे, विधायक के रूप में भी रहे और अब संगठन की जिम्मेदारी भी निभा रहे। क्या विधायकी में ज़्यादा आनंद आया आपको काम करते हुए या संगठन में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में? मैं समझता हूँ दोनों ही जवाबदारी वाले पद हैं, दोनों की अपना महत्वता है, दोनों ही जवाबदारी वाले पद हैं। विधायक के नाते जनता ने आपके ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया, जो जवाबदारी दी, उस जवाबदारी को पूरा करने के लिए, उस पर खरा उतरने के लिए हर संभव और प्रयास किया जाना जरूरी होता है। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सांवेर की जनता ने जिन 5 वर्षों तक क्षेत्र के विकास की जवाबदारी दी थी, उसको पूरा करने में भी मैंने पूरी तन्मयता के साथ में काम किया। और आज इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ में और दावे के साथ में भी कह सकता हूँ कि उस पिछले 5 वर्ष में 2013 से 2018 के बीच में हमने सांवेर में सड़कों का जाल बिछाया। एक बहुत लंबी आवश्यकता थी वहाँ पे, हमने लगभग छोटी और बड़ी 124 सड़कों का निर्माण किया हमने, जिसमें केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से किया, PWD के माध्यम से किया, प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से किया। और साथ ही साथ हमने पुलों की जो कनेक्टिविटी थी, क्योंकि बहुत सारे गांव हमारे ऐसे थे सांवेर विधानसभा में जहां पर ब्रिज नहीं होने के कारण, पुल पुलिया नहीं होने के कारण किसानों को अपने घर से खेतों तक जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर का राउंड लगाकर आने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज वो ब्रिज के निर्माण के बाद में मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे वो अपने घर से खेतों तक आ जा सकते हैं। तो ऐसे ब्रिजों का निर्माण भी हमने बहुत तेज़ी से किया था। और विकास के मामले में मैं समझता हूँ सांवेर मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा विकसित विधानसभाओं में से एक थी। तो उसका भी एक अपना आनंद है, लोगों के विश्वास पे खरा उतरना, लोगों की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं, कई परेशानियां होती हैं, उन कामों को पूरी ईमानदारी से कर पाना, ये एक अपनी काम करने का एक अलग एक आनंद होता है। और संगठन का अपना महत्व है काम करने का। तो निश्चित रूप से संगठन जितना मजबूत होगा, संगठन का कार्य विस्तार जितना तेजी से होगा, संगठन का कार्यकर्ता जितनी सक्षमता के साथ खड़ा होगा, तो संगठन मजबूत होगा तो सरकार बनेगी। और सरकार दोनों की बनेगी अपनी तो अपनी जिम्मेदारियां हैं। विधायक रहते हुए आपने बाकायदा सड़कों का एक बड़ा जाल सांवेर पूरे क्षेत्र में बिछाया था, और लेकिन कहाँ कमी महसूस हुई आपको? कहाँ लगता है कि क्या चीज़ हम लोगों तक नहीं पहुँचा पाए जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा? देखिए अमन जी, मैं समझता हूँ कि चुनाव का अपना एक स्वभाव होता है, और चुनाव में श्याम नाम दंड भेद झूठ फरेब भी कई प्रकार से जब लोगों के पास में काम नहीं होता है बताने के लिए, तो वो उसको ज़्यादा प्राथमिकता से लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। और जैसा कहते हैं ना, कहावत भी है कि झूठ जो होता है कई बार वो बहुत तेज़ी से आगे आ जाता है। और इस बार भी चुनाव में मेरा एक अनुभव वो यही रहा कि कांग्रेस ने झूठ को जितना तेज़ी से परोसा, जितना सजा संवार के लोगों के सामने रखा है। तो सीधी सी बात है कि हमारे किसान भाइयों के सामने 2 लाख रुपए कर्ज माफी वाला जो एक नारा जो था, मैं तो छलावा कहता हूं उसको, जो छलावा था जी, हाँ जी, पर उसका परिणाम भी बाद में कांग्रेस को भुगतने को मिला। 2 लाख रुपए वाला जो कर्ज माफी का विषय था, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सीधे सीधे उनके साथ जो फरेब किया गया था, उसने भी चुनाव को प्रभावित किया। हमारी जो बहनें हैं जो गांव में समूह बना के जो काम करती हैं, उनके 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी की जो बात की थी, वो एक बहुत बड़ा फरेब बहनों के साथ में किया था। हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के साथ में जो एक खेल किया गया था 5 लाख रुपए तक उनको बेरोजगारी भत्ता देने का। तो ऐसे बहुत सारे झूठे प्रलोभन थे, ऐसे वादे थे कांग्रेस के द्वारा, जिस प्रलोभन में के कारण उनको कहीं ना कहीं चुनाव में मैं समझता हूँ। लेकिन क्या सांवेर में क्या ऐसा देखा जाता है, जैसे पुराने उदाहरण भी देखे हैं, तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी क्या दोनों को मौका देने का एक ध्येय बना रखा है जनता ने, या विकास को अहमियत देते हैं? नहीं, सांवेर में समझते, सांवेर जो है हमारा बहुत जागरूक मतदाता हैं सांवेर के, और काम को पसंद करने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, जैसा कि कई बार क्या होता है, झूठ और फरेब की राजनीति ज़्यादा तेजी से आगे जाती है। और इस बार भी आप देख रहे हैं कि कमलनाथ जी का जो झूठ था वो एक बार चला, दूसरी बार वास्तविकता सामने आ गई।
और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं भले ही 2800 वोट से हारा था चुनाव, कम अंतर से हारा था, लेकिन बाद में 1.5 साल बाद ही वही सांवेर की जनता ने कांग्रेस को 54,000 वोटों से वहां से हराया। बिल्कुल। मतलब मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि सांवेर में ऐसा क्या जादू किया आपने कि जिला अध्यक्ष रहते हुए आप तुलसी सिलावट को बड़े अंतर से जीत दिला के लेके आए? किस तरह का एक अनुभव रहा आपका, और एक उदाहरण के रूप में जो पूरे प्रदेश में लागू किया गया कि जिस तरह से राजेश सोनकर ने तुलसी सिलावट के साथ, जो कि एक समय प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, लेकिन साथ में मिलकर काम किया और वो बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी। जिला अध्यक्ष के रूप में जरूर मैं काम कर रहा था, लेकिन रही बात चुनाव में जीत की, तो चुनाव में जीत में हर कार्यकर्ता की अपनी मेहनत थी। उसका जो श्रेय है मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। उसमें मैंने कोई बहुत ऐसा विशेष काम किया हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा था, और सब कार्यकर्ताओं की ताकत जब मिलकर काम करती है तो परिणाम से आते हैं। ऐतिहासिक जो हमारा जो रिजल्ट आया वो कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम था। अभी भी फिलहाल यदि खंडवा और बाकी 3 विधानसभाओं के उपचुनाव की बात की जाए तो मालवा निमाड़ वैसे तो गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। क्या स्थिति देखते हैं आप खंडवा की और बाकी? निश्चित रूप से दोनों जगह हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। खंडवा भारतीय जनता पार्टी की हमारी सीट है। माननीय हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया बहुत लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने बहुत लंबे समय से खंडवा लोकसभा क्षेत्र की सेवा करी है। वहाँ की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अथाह लगाव है, प्रेम है, स्नेह है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उन्होंने पसंद किया है। 1-2 बार के लिए अगर हम समझते हैं कि अगर उदाहरण छोड़ दें तो बाकी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीत कर आई है। और अभी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक जो विश्वास पूरे देश में मतदाताओं के अंदर बना है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी कांग्रेस हमारे सामने कहीं चुनौती के रूप में या विचार करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जगह से, चाहे हम बात खंडवा की करें या हम जोबट की बात करें, या हम अन्य हमारे पृथ्वीपुर हो या रेगांव हो, जहाँ भी उपचुनाव अभी समय हो रहे हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीत के आएगी। प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी के प्रति और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में एक विश्वास व्यक्त हुआ है। जो विकास हुआ है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिला है, वो जीत के रूप में हम उसको तब्दील करेंगे। एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा उदाहरण है। कोरोना जैसे संकट काल में माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से कहा था कि संकट को भी उन्होंने अवसर में बदलने की जो बात करी थी। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन प्रधानमंत्री जन अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से, एक जिन लोगों के सामने रोजी रोटी का खाने पीने का कमाने का जो संकट खड़ा हो गया था, ऐसे समय में एक संबल बन के, एक विश्वास बन के खड़ा होने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये सब जनता देख रही है। जनता को हमने प्रत्यक्ष रूप से अभी तक हमने नारे सुने थे और अब हम काम करते हुए देख रहे हैं। लेकिन राजेश भाई, महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मैदान में है, और कई तरह की जो चीजें हैं, उससे कितना इफेक्ट रहेगा इस चुनाव में, क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा ना कि कोरोना काल हमारा, जो पहला कोरोना काल की हम बात करें, दूसरे कोरोना काल की हम बात करें, बहुत बड़ा संकट था और विश्व स्तर पर संकट था। लेकिन इस बात को बताते हुए हमको बड़ा गर्व होता है कि हमने जितनी तेज़ी से देश भारत में कोरोना को हमने काबू में करने में जो काम किया है। हमने वैक्सीन की अगर बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टास्क फोर्स बनाकर जो वैक्सीन, हमने जनवरी में टास्क फोर्स बनाया और अक्टूबर-नवंबर में हमने वैक्सीन का निर्माण कर लिया। और हमारी स्वयं की स्वदेशी वैक्सीन, हमारे देश की वैक्सीन नहीं। तो इसके पहले हमने ये भी देखा कि पहले चेचिस जैसे, पोलियो जैसी जो बीमारी थी, उनके वैक्सीन आने के लिए सालों तक, 100-200 साल तक इंतजार करना पड़ा इस देश को। आज हमारी अपनी वैक्सीन हमने लगाया, और वैक्सीन बनाया कि बनाने के साथ साथ 125 करोड़ लोगों के देश में हमने मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम किया है। तो आज जो ये मुफ्त में वैक्सीन हमने लगाया 80 करोड़ लोगों को, जो हमने अन्य वितरण का जो काम किया है, तो ये सब कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में जो आवश्यक था पहले कि हमारे जीवन का, जो व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित किया जाए, जीवन चक्र बनाकर उनके जीवन का संरक्षण करा जाए, पहले ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण था। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई का ये जो
दोनों में समझते हैं वैश्विक परेशानी। इस समय जो पूरा देश एक दौर से गुजर रहा है, मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो महंगाई पहले भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, पर महंगाई अभी बढ़ी, लेकिन फिर भी उस पर हमने बहुत कंट्रोल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत कंट्रोल करने का काम किया है। कही बात कांग्रेस के आंदोलन की, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। कांग्रेस अगर महंगाई की भी बात करें तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले माननीय मनमोहन सिंह जी के 10 साल के प्रधानमंत्री काल का लेखा जोखा रखना चाहिए। अटल जी के समय क्या दर थी महंगाई की, मनमोहन सिंह जी के समय में कहाँ पहुँचे हम, और मनमोहन सिंह जी के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने जितनी तेज़ी से महंगाई के ऊपर काबू पाया था, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दौर है, ये इस समय सबसे पहले सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, इस समय लोगों के साथ में संबल बनकर कैसे खड़ा हुआ जाए, इस पे सरकार काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। महंगाई में भी हम बहुत जल्दी से वापस से मैं समझता हूँ कि कंट्रोल करेंगे और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और देखा जाए तो पहले यह कहा जाता था कि कोई भी सरकार की योजना है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ग्रामीण स्तर पर पहुंचने में या ग्रामीणों तक पहुंचने में बड़ी परेशानी आती थी और अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब प्रदेश में किस तरह से योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर ले जाया जा रहा है, संगठन किस तरह से काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उसका लाभ मिले, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं आप? नहीं, संगठन लगातार हम संगठन के अपने काम तो ही, संगठन के काम के अलावा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सरकार की योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका का हम निर्वाह कर रहे हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि हम अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में पहुँचकर उनसे आग्रह करके पीले चावल उनके घरों, हमने घरों घर जाकर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर दिया। हम उनको अपनी स्वयं की गाड़ियों में बिठा कर लेकर आए। मैं खुद 2-3 ऐसे कार्यक्रम में था, रंगवासा जी के कार्यक्रम में था, जब हम पहली बार लोगों को वैक्सीन के लिए लेकर जा रहे थे और बारिश हो गई, तो बारिश में छतरियां लगाकर हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ में लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लेकर गए। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोताही नहीं की है। हमने लोगों को राशन वितरण प्रॉपर व्यक्ति तक पहुंचे, सही व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए भी हमारा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं तक को के साथ में कर्मचारियों के साथ में मिलकर काम कर रहा है। आज ये बात हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब हमारे को ये शब्द, ऐसे लफ्ज़ सुनने को नहीं मिलते हैं। जब राजीव गांधी जब जो कहते थे प्रधानमंत्री रहते हुए कि मैं 1 रुपया ऊपर से बेचता हूँ तो 20 पैसे 15 पैसे नीचे जाता है, 85 पैसा कहाँ चला जाता है। आज ये सब किवंदिती हो गई, दूर की बात हो गई। आज हम बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब 1 रुपया भी अगर उनके द्वारा केंद्र से भेजा जाता है तो पूरा 1 रुपया ग्राम पंचायत में रहने वाला हमारा छोटा सा छोटा गरीब से गरीब जो किसान है, जो मजदूर है, उसके खाते में डायरेक्ट बैंक के खाते में पहुँचता है। किस तरह का एक नेटवर्क होता है सर, ग्रामीण क्षेत्र में काम करना एक अपने आप में चुनौती भरा होता है। और आजीवन सहयोग निधि की बात की जाए तो आपने रिकॉर्ड भी एक तरह से कायम किया है कि एक ही दिन में सबसे ज़्यादा सहयोग निधि लोगों तक प्राप्त हो। 600 गांव और कितने जंजाल एक गांव का एक एक व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचाया जाए, एक कैसा नेटवर्क होता है, किस तरह से आपने काम किया और ये सहयोग निधि पहुंचाने का किस तरह का एक नेटवर्क था आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी संगठन समझता हूँ कि हर बूथ पर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता है और मजबूत कार्यकर्ता है और पूरी मजबूती के साथ में काम करने वाला कार्यकर्ता है। बहुत मजबूत नेटवर्क है हमारा में। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क वाले विषय में समझता हूँ कि कोई इस पे सोचने वाला, विचार करने वाला विषय नहीं है। संगठन में तो कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम बनाकर एक दिशा देकर काम करने में लगाने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जब आजीवन सहयोग निधि की जो आप बात कर रहे हैं कि आजीवन सहयोग निधि जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं संगठनात्मक, उसमें से एक काम होता है तो माननीय हमारे युग दृष्टा जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी पुण्यतिथि पर हम आजीवन सहयोग निधि पूरे देश में प्रारंभ होती है। और उस समय सभी जिलों का अलग अलग लक्ष्य होता है सभी का। और इस बार हमारा इंदौर जिले का जो लक्ष्य था वो लगभग 67 लाख रुपये था, जो हमको 11 तारीख से शुरू करना था। हम सब जिले के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों नहीं हम पूरे 936 बूथ तक के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता का समर्पण निधि में सहभागिता हो, उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश जो है सब उनसे लिया जाए। इसके लिए हमने प्लानिंग करी कि 11 तारीख को 11 बजे
हमारे सभी कार्यकर्ता एक अन्य कार्यकर्ता के घर पे जाके नॉक कर रहे हैं, उससे संपर्क कर रहे हैं, संपर्क करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी जी, काम जी, जी। कहा जा सकता है इसे। उसकी इच्छा अनुसार उससे सहयोग प्रदान किया जाए और एक ऐसा पूरा नेटवर्क तैयार करके हमने 11 फरवरी को 11 बजे हर कार्यकर्ता के घर पे हमने नॉक किया और उन कार्यकर्ताओं से हमने जो भी अंशदान जो राशि दी सहयोग जो स्वेच्छा से वो दे सकते थे उनसे लेकर हमने 2 घंटे में इसका पूरा कलेक्शन करके एक ही दिन में, ये बात जरूर है कि उसके प्रदेश में हमने किया एक अनूठा हमने काम करने का प्रयास किया था और कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन के साथ में हमने उस काम को पूरा किया, जिसकी प्रशंसा भी हमारे प्रदेश संगठन ने की है। ये इसके लिए पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। बिल्कुल, आपको 1.5 साल जिला अध्यक्ष के रूप में हो चुका है, क्या क्या उपलब्धियां अपने इस कार्यकाल की मानते हैं? किस तरह का आपने काम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में किया और किस तरह से जोड़ने का प्रयास किया? नहीं, मुझे अध्यक्ष होने के नाते बहुत अच्छे अनुभव आए हैं संगठन के काम का। मैंने कहा जैसे कि एक अलग आनंद होता है, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में सबसे पहली जवाबदारी हमारी थी उपचुनाव में जीत हासिल करने की, और हमने जीत ही हासिल नहीं करी बल्कि हमने इतिहास बनाया। सांगर के बारे में तभी तक कहा जाता था कि 3000, 3500, 4000 के अंतर से वहाँ पर हार जीत होती थी, बहुत नेट टू नेट वहाँ का मुकाबला होता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास बना दिया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की थी। उसके साथ में जैसा आपने कहा कि जो भी संगठन ने हमें तक हमको काम दिया, चाहे वह जीवन सहयोग निधि का काम हो, इसके अलावा सेवा ही समर्पण अभियान के माध्यम से हमको कार्यकर्ताओं को लेकर मतदान केंद्रों तक जाकर हमको सेवा के कार्य करना की आवश्यकता हो, हमको स्वच्छता अभियान चलाने की बात हो, हमको वृक्षारोपण करने की बात हो, हमें टीकाकरण के लिए लोगों से आग्रह करके उनसे घर से लेकर आने की बात हो, हमको प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से अन्न वितरण का काम हो, ये सब काम के अंदर हमारा एक एक कार्यकर्ता के साथ में मिलकर हमने योजनाबद्ध तरीके से काम करके निरंतर काम कर रहे हैं। तो एक इसका मैं समझ रहा हूँ एक अलग अनुभव भी अच्छा आ रहा है, आनंद भी आ रहा है। संगठन के कार्य विस्तार में हमको जहाँ जहाँ जो चीज़ों की आवश्यकता वो सब हम मिलकर समय समय पर योजना बनाकर उसमें काम करते हैं। हाईटेक तरीके से, किस तरह से डिजिटल तरीके से यदि बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को जोड़ना, वो किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी संगठन के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी जो है लगातार इस बात को प्रमुखता से कह रहे हैं कि अब हमको भी हाईटेक होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी भी हाईटेक होना चाहिए, हमारे पास इतने संसाधन है उनका उपयोग होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के हाथ में कहीं ना कहीं स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है, तो हमारे कार्यकर्ता को भी हम कैसे कनेक्ट करके रख सकते हैं पार्टी के एक एक कार्यक्रमों को हम मतदान केंद्रों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ग्रामीण कार्यकर्ता भी कैसे स्मार्ट हो, बिल्कुल कैसे ग्रामीण क्षेत्र स्मार्ट और जी बिल्कुल इंफॉर्मेशन एक एक पहुंचना चाहिए कार्यकर्ताओं का। हमारे पास जो कार्य है वो बहुत चाहिए। हर बूथ पर हम अभी तक एक मतदान और 20 जवान की योजना बनाकर काम करते थे। अभी हमने इंदौर जिले के लिए स्पेसिफिक इंदौर के लिए हमने ऐसे प्लान करा है कि इंदौर में हमारा जो भी कार्यकर्ता वो 18 वर्ष की उम्र से लेकर 100 वर्ष तक का हो, हमारा जनसंघ से लेकर आज तक का जितना कार्यकर्ता उन सबको हमने डाटा तैयार किया है और उसके माध्यम से हम पूरे एक एक कार्यकर्ताओं तक पहुंचना कि हमारी प्रतिदिन की जो गतिविधि है भारतीय जनता पार्टी की आज कहाँ कहाँ बैठक हुई, कौन कौन से कार्यक्रम हैं, हमारे इंदौर जिले की कौन सी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि या संगठन के कार्यकर्ताओं ने कौन से कार्यक्रम किए हैं, इसकी जानकारी पूरे 936 मतदान केंद्रों तक जाना चाहिए। उनकी यह एक एक बात उनके पास तक पहुँचना चाहिए। इसको प्लान करके हम लोग काम कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जो कार्यक्रम है वो पूरा 936 मतदान केंद्रों पर होना चाहिए। हर जगह कार्यकर्ता बैठे जनता के बीच में, ये इसको पूरा प्लान करके अब हम लोग इंदौर जिले में काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये थे डॉक्टर राजेश सोनकर जो कि जिला अध्यक्ष है और उन्होंने बताया कि एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए किस तरह से हाईटेक तरीके को यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से डिजिटलाइजेशन के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार की जो योजनाएं हैं वो कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुँचे, कैसे ग्रामीणों तक पहुँचे और किस तरह से जिले में उनकी चीज़ों का प्रचार प्रसार हो और लोगों तक पहुँचे। राजेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। शख्सियत के अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।